Hey guys, welcome back to the channel. This is second video of the day, and someone from my subscriber has requested that I should make a analysis on Jay Prakash Power Ventures. और ये बहुत ज़्यादा हॉट स्टॉक है कम्युनिटी में. एवरीवन इज इंक्वायरिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंक्वायरिंग अबाउट दिस स्टॉक. इट सीम्स बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं आई गेस. तो थोड़ा देख लेते हैं ये कंपनी का क्या है, यू नो कहाँ पे ये कंपनी कैसे रेवेन्यू का जनरेट करती है, वो सब यहाँ पे थोड़ा ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं. सो रिगार्डिंग दिस कंपनी, इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी, तो ये बेसिकली पावर जनरेशन का काम करती है. ठीक है. तो रिगार्डिंग पावर जनरेशन, तो इनके बहुत सारे प्लांट्स भी है, ऑलमोस्ट 3 प्लांट्स है इनके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लोग कोल माइनिंग भी करते हैं फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. आई विल एक्सप्लेन दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका एक सीमेंट ग्राइंडिंग का भी प्लांट है. तो जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज है, फॉर एग्जांपल 94% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम पावर जनरेशन, और उसका सेल पावर जनरेशन यूनिट्स जनरेट करते हैं एंड दे सेल इट. ठीक है. एंड कोल माइनिंग जो है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए करते हैं, एंड सीमेंट ग्राइंडिंग. तो दिस इज देयर बिजनेस मॉडल. राइट. सो लेट्स लुक एट. तो ये पैसा कैसे कमाते हैं बेसिकली. ये जो पावर जनरेट किया उसको सेल किया. पावर, ये लोग थर्मल प्लांट्स हैं इनके, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है. राइट. तो जो कोल है ना, जैसे पावर प्लांट में ना कोल लगता है. राइट. तो कोल ये लोग खुद ही माइन करते हैं और उसका कंजम्पशन खुद ही करते हैं. तो दैट्स कैप्टिव कोल कंजम्पशन. ठीक है. सो दैट सेव्स सम कॉस्ट टू देम. इफ यू लुक एट द प्लांट्स, तो इनके 3 प्लांट्स है बेसिकली. द फर्स्ट वन इज विष्णु प्रयाग, विच इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. उसका कैपेसिटी अराउंड 400 मेगावाट्स. Then there is JP Naigri supercritical thermal power. This is advanced plant which is in Madhya Pradesh. उसका टोटल कैपेसिटी है 1320 मेगावाट. एंड द थर्ड प्लांट इज सिचुएटेड इन द बीना विच इज इन मध्य प्रदेश, सागर. राइट. सागर डिस्ट्रिक्ट में है ये. उसका कैपेसिटी है अराउंड 500 मेगावाट्स. तो टोटल इनका कैपेसिटी है 2220 मेगावाट का. टोटल कैपेसिटी इनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है. ठीक है. अब व्हेन दे जनरेट द पावर थ्रू दैट, दे सेल द पावर इन टू वेज बेसिकली. तो दो दो वेज क्या है. तो सब पावर पावर कंपनीज का जो होता है, लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स होता है विथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. तो गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, जैसे हर एक स्टेट की अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एमएसईबी है, गुजरात में अलग अलग, साउथ गुजरात, वेस्ट गुजरात, नॉर्थ गुजरात, उन सब ऐसे है. फिर राजस्थान की है, देन मध्य प्रदेश की है, लाइक हिमाचल प्रदेश की है, सब है. तो वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको ये लोग पावर बेचते हैं. तो वो पावर दे सेल ऑन द प्री डिटरमाइंड प्राइस थ्रू अ लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट. तो ये जो विष्णु प्रयाग वाली फैसिलिटी, तो उसका एग्रीमेंट का सेटअप क्या है. इट्स एन ऑफ टेक एग्रीमेंट फॉर एन एंटायर कैपेसिटी. जो भी 100% कैपेसिटी का जनरेट करेंगे पावर, उसमें से 88% कैपेसिटी दे विल सप्लाई टू द उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एंड 12% ये लोग फ्री में बांटेंगे किसको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को, क्योंकि ये आई थिंक ये दिस प्लांट इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड. तो ऐसा इनका एग्रीमेंट है. राइट. तो 88% से ये लोग पैसा कमाएंगे बाय सेलिंग टू द उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन. देन if you look at the other power purchase agreement which is with the आई थिंक ये जो मध्य प्रदेश वाला प्लांट है उसका है. तो उसमें ये नाइगरी का प्लांट है. यस, ये नाइगरी वाला है. तो उसमें क्या एग्रीमेंट है कि 70% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी दे विल, उसमें से वो लोग मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचेंगे. तो 65% जिसमें से होगा ना, ये 70% की बात कर रहा हूँ मैं. उसमें से 65% इज एट रेगुलेटेड टैरिफ, दैट इज गुड थिंग. एंड 5% इज एट एक्चुअल जनरेशन एट वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये थोड़ा सा कॉस्ट वेरी करेगा 5% में. बट मोटा मोटी 65% वो एक पावर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू ये लोग सेल करेंगे. दैट इज पॉइंट टू रिमेंबर इन द नाइग्री वाला प्लांट में क्या सिचुएशन है विद. देन इफ यू लुक एट बीना का पावर प्लांट जो है, या आई थिंक ये ऊपर वाला बीना का था, ये नीचे वाला जो है JNSTPB वो नाइग्री है. उसमें 37% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी, उसमें से, और 37% ही किसको बेचेंगे, मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचेंगे.
उसमें से 37% में से 30% रेगुलेटेड टैरिफ है और 7% जो है एक्चुअल जनरेशन एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये जो बीना और सागर दोनों मिला के जो प्लांट है उसमें से 70% जो जो कैपेसिटी है वो रेगुलेटेड टाइप्स पे है फॉर फॉर नाइग्री प्लांट, एंड फॉर बीना प्लांट इट इज 37%। देन इफ यू लुक एट और आई एम सेइंग अदर वे अराउंड, इट इज 70% फॉर बीना प्लांट एंड 37% फॉर नाइग्री प्लांट। ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो ये उनका पैसे कमाने का मॉडल है। तो अब ये जो बच गया कैपेसिटी, जैसे ऊपर वाले ये बीना वाले प्लांट में 30% कैपेसिटी बच गया और इसमें ऑलमोस्ट 70% बच गया, वो लोग ये सेल करते हैं थ्रू मर्चेंट्स, जैसे ओपन मार्केट में सेल कर दिया। तो ओपन मार्केट मतलब क्या है, जो एक्चुअल ट्रेड वैल्यू थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे या फिर हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो भी स्पॉट प्राइस फिक्स होती है ना, उस पे ये लोग बेच देते हैं। अब ये जो स्पॉट का प्राइस है ना, ये दिन भर वेरी करता रहता है। इफ यू रिमेंबर माय वीडियोस ऑन केपी एनर्जी, देन अदानी पावर, देन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो वहां पे ये मैंने डिटेल में कवर किया है कि ये स्पॉट ऑन प्राइस जो है ना कैसे वेरी होता है। और ये अलग अलग सेक्टर में, जैसे विंड विंड का जो स्पॉट ऑन प्राइस है दैट इज डिफरेंट, देन सोलर का इज डिफरेंट, देन ये जो कोल वाला एनर्जी है दैट इज कन्वेंशनल एनर्जी, इसका डिफरेंट है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि इतना एनर्जी का सप्लाई अभी ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होने से जो स्पॉट ऑन प्राइस है वो ऑलमोस्ट जीरो भी चला जाता है। ठीक है। तो आपके जो यूनिट्स है, तो आप किस किस रेट पे बेच रहे हो, तो वो तो कभी कभी आप जीरो पे भी बेच रहे हो, कभी कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3, कभी 4, कभी 5, 5 6 मिल जाए तो दैट इज गुड थिंग। बट वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, बिकॉज पावर सप्लाई ज्यादा हो गया है, बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे विंड प्लांट्स लगे हुए हैं, दे आर ऑल्सो कम्पिटिंग विद दिस। बट बेसिक लोड जो है रात के टाइम पे वो कंप्लीट कर पाता है कोल कोल एनर्जी। ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो 30% जो है इनका वो मर्चेंट सेल के थ्रू जा रहा है और मर्चेंट सेल्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे कि इनके सेल्स की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। और सपोर्टिव जो रेवेन्यू था, तो ये हमने पावर परचेस एग्रीमेंट कवर कर लिया, हमने मर्चेंट सेल कैसे वो कवर कर लिया। देन सपोर्टिव रेवेन्यू जो था, जो एडिशनल एड ऑन बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग, तो कैप वो कोल माइनिंग तो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए करते हैं। ठीक है। एंड द अदर थिंग इज सीमेंट ग्राइंडिंग वाला प्लांट है, जिसमें से इन लोगों ने अभी ऑपरेशन स्टॉप कर दिए है, विच इज अ नॉन कोर ऑपरेशन। तो नॉन कोर ऑपरेशन है, तो कंपनी इसमें से एग्जिट मारने का सोच रही है, दे वांट टू फोकस ओनली ऑन द पावर जनरेशन। तो इफ यू लुक एट द सेल्स नाउ नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द, अभी आपको समझ में आ गया होगा इसका बिजनेस मॉडल। एक बार बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, फिर आगे की चीज समझना बहुत इजी हो जाता है। अभी मार्केट कैप कंपनी का कितना है, 12,405 करोड़। इनका जो सेल्स ग्रोथ है, वो सेल्स ग्रोथ कितना है, निगेटिव में है बेसिकली। क्वार्टर में Q4 को अगर मैं Q4 FY 2025 वर्सेस Q4 FY 2024 कंपेयर करता हूँ, इट्स अ -11% ग्रोथ। और अगर ईयर ऑन ईयर में FY 2024 वर्सेस FY 2025 कंपेयर करता हूँ, तो इट्स -23% का डी ग्रोथ है यहाँ पे। तो ये डिक्लाइन हो रहा है, अगर आप देखोगे 3 4 क्वार्टर से डिक्लाइन ही हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन, और वो रीजन समझने के बाद ही हम लोग ना आगे बढ़ेंगे। तो रीजंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं, रीजंस फॉर द डिक्लाइन। तो ये जो बीना और नाइग्री का जो थर्मल पावर प्लांट है, वो बिकॉज ऑफ सम एनुअल मेंटेनेंस वो दोज प्लांट्स वर शट डाउन। ठीक है। तो शट डाउन होने से क्या होगा ना, इसमें कुछ लाइन शट डाउन रहेगी, कुछ लाइन चलेगी, ऐसा ऐसा हो सकता है। पूरा प्लांट आई डोंट नो, पूरा प्लांट कभी भी शट डाउन होता है। तो इसमें जो प्लांट लोड फैक्टर होता है ना, प्लांट लोड फैक्टर मीनिंग व्हाट, जितना ज्यादा पावर पावर एफिशिएंसी से कोई प्लांट बनाता है ना, दैट इज पावर प्लांट लोड फैक्टर। जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स बनते हैं। तो प्लांट लोड फैक्टर फॉर बीना कितना था, 68.4%, 68%। और जो लास्ट ईयर कितना होता था, 75%, वो डिक्रीज हो गया है। एंड नाइगरी का भी वैसे ही वो 80% हो गया सीधा, फ्रॉम 84% से। तो यहाँ पे जो बिलिंग यूनिट्स, बीयू जो यूनिट होता है वो जनरेट ही कम हुए। तो वो अगर वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जनरेट होंगे, और ये वॉल्यूम वाला गेम है, इट्स नॉट वैल्यू गेम। ऐसे नहीं कि आप एक बिलिंग यूनिट पे आप आपका प्राइसिंग बढ़ा के बेचोगे, नहीं। आपको तो वो लॉन्ग टर्म टैरिफ एग्रीमेंट के हिसाब से तो वही रेट से बेचना है। और 30% जो आपका एक्सपोजर इज मर्चेंट। अगर मर्चेंट वहां पे तो स्पॉट स्पॉट ऑन जो ट्रेडिंग हो रही है उसके बेसिस पे आपको बेचना है। तो
दिस इज वन मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन इन द सेल. अदर इम्पोर्टेंट रीजन इज दिस, दैट वो जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिनको ये लोग पावर बेचते हैं, अब इनका इरेटिक एंड रेस्ट्रिक्टेड डिस्पैच शेड्यूल था. इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने एग्जैक्टली डिमांड एस्टिमेट ही नहीं किया, और डिमांड का फोरकास्ट प्रॉपरली दिया नहीं इनको, जेपी पावर को. तो इसलिए इनको जो एक सरप्लस यूनिट इनके पास हो जाते थे वो उनको थ्रू मर्चेंट्स बेचने पड़ गए, और इसलिए इनको लॉस लेना पड़ा. तो वो एक चीज़ हो गई. That is another bad thing which has happened with these guys. Then I told you already, decline in the merchant power prices. So ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में. फिर जो एड ऑन जो कुशन होता था कि जो माइनिंग एक्टिविटीज इनकी चलती है या फिर सीमेंट ग्राइंडिंग चलता था, उससे रेवेन्यू आता था, वो रेवेन्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है. FY 25 में वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया. अभी प्लांट तो बंद है, प्लांट का शटडाउन चल रहा है, बट उनका सैलरी तो देना है आपको, प्लस आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, वो तो चलना ही है. तो वहां पे क्या हो गया ना, आपका मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस तो वो तो करने ही है आपको. ठीक है, तो वो कॉस्टिंग बढ़ गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है. हाँ, सो दीज आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द सेल्स. देन आगे जाके इस कंपनी में रिस्क क्या है, तो रिस्क क्या है ना, इनका ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स है बहुत सारे. जो इनको इनके जो रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, बेसिकली इनके डेटर्स कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इन लोगों से इनको पैसा आना है. और वहाँ पे डिस्प्यूट्स है कि हाँ, आपने कितने बिलिंग यूनिट्स सप्लाई किए, और उनके रिकॉर्ड में कितने बिलिंग यूनिट्स हैं, उनके रिकॉर्ड में कम है, आपने तो ज़्यादा सप्लाई किए, तो वो डिस्प्यूट है, तो पैसा कितना आना है, वो इनका केस चल रहा है. तो दैट इज वन थिंग. अदर थिंग इज दैट दीज गाइज हैव फेल्ड टू नोटिफाई सेबी. कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ इशू था, है ना, तो वो नॉन कंप्लायंस की वजह से सेबी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन दिस गाइज. सो दैट इज अनदर थिंग. देन दिस प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी विच इज जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, इनका 24% होल्डिंग है जयप्रकाश पावर वेंचर में. दे एडमिटेड इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. तो ये काइंड ऑफ बैंक्रप्सी वाला प्रोसेस है. तो ये रिजोल्यूशन करेंगे थ्रू NSCLT. अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसका और जयप्रकाश वेंचर का कोई रिलेशन नहीं है. जयप्रकाश वेंचर तो चलता रहेगा, उसका बोर्ड ही अलग है, उसका तो मतलब फाइनेंशियल्स अलग है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. बट this is just a statement. We don't know for sure that this is really will not affect the day-to-day operations of Jai Prakash Power Ventures or not. We don't know at this moment, but this is a very risky thing. It's like आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और प्रमोटर जो प्रमोटर एंटिटी है वो दे आर गोइंग इनटू द सॉल्वेंसी प्रोसीजर. वो डरावनी चीज़ है बहुत ही. ठीक है. देन की पॉइंट्स टू मॉनिटर इसमें क्या रहेंगे ना, आगे आगे अभी वो जो इम्पोर्टेंट है, ये जो प्लांट का शटडाउन हुआ है, ये शुरुआत हो जाए इनका. ठीक है, इनका मेंटेनेंस जो है वो खत्म होने के बाद प्रॉपर, अगर ये लोग लाइन पे आ जाते हैं, प्लांट्स अगर लाइव हो जाते हैं, देन परहैप्स इनका रेवेन्यू जनरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बट आई डोंट नो व्हेन. और इसमें सच में कोई मेजर इशू है या नहीं, वो भी पता करने का कोई ये नहीं है, सोर्स नहीं, बिकॉज दीज गाइज डोंट डू कॉन कॉल. देन ये जो मार्केट कंडीशंस फॉर द मर्चेंट पावर सेल्स, ये इससे तो इन्फ्लुएंस होता ही रहेगा. जैसे वो 30% दे आर एक्सपोज टू द मर्चेंट, तो उसमें से यू नो आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी यहाँ पे तो है, बिकॉज दे आर नॉट टाइड अप टू द लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट. अब लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स तो इनके पास थे, उसमें भी जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन्होंने दे दे उन्होंने मतलब वो डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द बिलिंग यूनिट्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर. एक चीज जो है, इनका कैप्टिव कोल कंजम्पशन, जो इनकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी इफ दे दे देमसेल्फ डू द माइनिंग. तो उसमें से इनको जो ये बांदा नॉर्थ कोल माइन जो है, दे वर सिलेक्टेड एज अ प्रिफर्ड बिडर फॉर दैट, एंड देयरफॉर तो उनका यहाँ से कोल अगर आएगा तो उनका कॉस्ट में ज़्यादा इफिशिएंसी आ जाएगी, और रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो ये पावर बनाने के लिए लगता है. बट इसको भी 3 से 4 साल लगेंगे टू डेवलप इट फॉर कमर्शियल यूज, सो इट्स अ लॉन्ग वे. तो अभी फिलहाल में मुझे क्या दिखता है कंपनी में, तो
आई डोंट नो, ये प्लांट्स धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, रिवाइव होंगे, देन इतना ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब अपसाइड मुझे रेवेन्यूज में यहाँ से दिखता नहीं है। बट इट इज़ नेवरदलेस वी शुड मॉनिटर दिस कंपनी। बट इसमें ये चीज़ है कि आपको ये सब ट्रैक करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले रीज़न समझ लो कि रेवेन्यू क्यों डाउन हुआ है। तो ये अगर ये रीजंस नहीं है, जब भी आप एनालाइज करोगे नेक्स्ट टाइम इस कंपनी को, इफ यू फाइंड दैट दीज रीजंस आर नॉट देयर, दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करते, देन इट्स अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट दिस स्टॉक। अभी जो ये मैं कभी टेक्निकल डिस्कस करता नहीं हूँ, बिकॉज आई 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 डोंट ट्रस्ट एक्चुअली, बट people look at this technical and try to actually make fool of others। तो वो क्या करते हैं ना, बेसिकली ये चार्ट दिखाएंगे आपको। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, या यहाँ पे दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो once upon a time I used to do a lot of analysis on this, because this is art and science। अब ये क्या करते हैं ना इसमें, आप देखोगे ना यहाँ पे, तो एक स्ट्रैटेजी है, इसको बोलते हैं V20 स्ट्रैटेजी। तो क्या करते हैं ना, दो या तीन इमीडिएट कैंडल्स, ग्रीन कलर की कैंडल्स, उसका ये लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये मैंने कर लिया लगातार दो तीन कलर्स की, तो ऑलमोस्ट 38% का मूव है। देन दे विल टेल यू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट हियर एंड यू हैव टू सेल ईयर, तो आप 38% पैसा बना लोगे, ठीक है। अब ये सब चीजें टेक्निकल के बेसिस पे है, अब इसमें कोई फंडामेंटल लॉजिक नहीं है। अभी यहाँ से स्टॉक यहाँ पे क्यों जाएगा, है ना, उसका रीजन होना चाहिए ना। अब फिर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो मतलब जुआ हो गया एक 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 तरीके का। नाउ अदर स्ट्रैटेजिक लोग, ये जो है ना, अगेन साइंस एंड आर्ट, वो ये है, देखिए यहाँ पे, ये लोग ऐसा, दे मेक दिस एज अ कप, एंड ये छोटा सा हैंडल यहाँ पे बन रहा है, लाइक दिस। एंड देन दे विल टेल यू कि चलो यहाँ पे ये नेकलाइन है, ये वाली, ठीक है। तो ये अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया सा कप विथ हैंडल, ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया है। दैट मीन्स इसका टारगेट क्या होगा, इसका बॉटम से यहाँ पे पकड़ेंगे, लाइक दिस। एंड इफ यू जस्ट एक्स्ट्रापोलेट, सो दिस इज योर टारगेट। सो ऑलमोस्ट V20 वाला जो टारगेट था वही टारगेट आ रहा है। तो वो आपको बोलेंगे कि यस, 23 इज योर टारगेट। दैट मीन्स वॉट, 38%, 30%, 30, या 31% यहाँ से आपको ग्रोथ है। बट दिस इज ऑल बुलशिट, आई एम टेलिंग यू दिस। जो स्टॉक प्राइस है ना, वो मैं ये समझ चुका हूँ कि स्टॉक प्राइस को ड्राइव कौन करता है। स्टॉक प्राइस को ड्राइव करते हैं फंडामेंटल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा निगेटिव चल रहा है ग्रोथ। जब तक ये पॉजिटिव होता नहीं है, तब तक आप कौन से कॉन्फिडेंस से पैसा डालोगे कंपनी में, और आपका कन्विक्शन भी नहीं रहेगा ना। अगर आप सिर्फ टेक्निकल देख के पैसा डालोगे तो आपका कन्विक्शन जीरो है। अगर ये निगेटिव निगेटिव चलता रहा तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। आप रोज रोज थोड़ी ना ये नंबर्स देखने हमें, राइट। स्टॉक प्राइस का शिकार नहीं होना है। वी नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी। हमें पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, और ये हमें फंडामेंटल ट्रैक करके ही मिलता है। ये टेक्निकल ट्रैक करके पीस ऑफ माइंड मिलता नहीं है। डेली डे टू डे प्राइस चेक करना इज अ वर्स्ट थिंग, So that's it. I don't want to talk more about that technicals. So I'm just yeah, closing this video now. So this is all about Jai Prakash Power Venture. I hope this video made any sense to you. But this is my honest, way to analyze this company. I don't have anything more to say on this. So thank you for watching this video till the end, and I'll see you in the next video. Thank you so much.